हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं खरपतवार से सुरक्षा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खरपतवार किसे कहते हैं और परिभाषा के बाद खरपतवार से किस प्रकार से सुरक्षा है वो की जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं खरपतवार किसे कहते हैं। नॉर्मल भाषा में अपन समझते हैं कि एक जो किसान होता है ना, जो अपने खेत के अंदर फसल बोता है। तो फसल बोता है तो आपने देखा होगा कि हमने जो फसल बोई है उस फसल के साथ अनावश्यक जो पौधे होते हैं जो प्रकृति से ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, है ना, उन पौधों को क्या कहा जाता है? खरपतवार। समझ में आ गया होगा। जो किसान होता है जो अपने खेत में फसल जब बोता है ना, तो फसल बोने के बाद जो हमने फसल बोई है उस फसल के साथ प्राकृतिक रूप से अवांछित जो पौधे हैं वो उग जाते हैं। उन पौधों को क्या कहा जाता है? खरपतवार। समझ में आ गया। अब खरपतवार को क्यों हटाया जाता है और कैसे हटाया जाए ये हमें समझना ज़रूरी है। तो खरपतवार को पहले हटाया कैसे जाए उनके बारे में, या उनको कैसे कम किया जाए, उनके लिए क्या क्या करें। तो सबसे पहले खरपतवार को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? निराई। निराई क्या होती है आपको पता होगा कि जो किसान होता है ना वो खेत में जाता है, जो अपनी फसल बोई है, मान लो गेहूँ है ना, गेहूँ है या मक्की है, कोई भी फसल बोई है, तो उस फसल के साथ में उसके आसपास अनावश्यक जो काम के नहीं है वो पौधे उग जाते हैं, है ना। तो इनको क्या करते हैं? निराई करके, निराई के माध्यम से खरपतवार को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। तो निराई में क्या होता है कि जैसे किसान होता है ना, या तो कुदाली लेके या उसके आसपास में खुदाई करता है, जैसे ये खोदता है ताकि वो छोटे छोटे पादप जो अनावश्यक है उग गए हैं वो क्या हो जाएंगे? जड़ से बाहर आ जाएंगे, धीरे धीरे वो सूख जाएंगे, है ना। सूखने के बाद वो सूख जाएंगे मतलब वो खरपतवार हट गए एक प्रकार से। समझ में आया ना। दूसरा आपको बताता हूँ, एक और विधि है, दवाइयों का छिड़काव करके भी खरपतवार को कम किया जा सकता है। तो केमिकल आता है, उस केमिकल का नाम आपको याद रखना है एक प्रकार से 2,4-D। इस 2,4-D को क्या कहा जाता है? खरपतवार नाशी, अर्थात खरपतवार को हटाता है ये। ठीक है ना, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। जब भी इसका उपयोग करें तो सावधानी पूर्वक करना है। मुंह पर वगैरह जैसे आपके मास्क वगैरह बांधते हैं इस प्रकार से मास्क भी बांधना है, तो सावधानी से उपयोग करना है क्योंकि केमिकल होता है। ठीक है ना। तो अपनी जो फसल बोई है उसको कोई हानि होने वाली नहीं है, लेकिन जो खरपतवार अनावश्यक जो पौधे होंगे ना वो पौधे वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो 2,4-D को क्या कहा जाता है? खरपतवार नाशी। ये क्या करता है? खरपतवार को कंट्रोल में करता है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कि हम अगर निराई करेंगे तो हम इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है ना। आपको पता है कि निराई करेंगे तो खरपतवार है वो हट जाएगा, अनावश्यक पौधे हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, जो हमने मेन फसल जो बोई है उसी को फ़ायदा होगा। हम खाद दे रहे हैं, ठीक है ना, उर्वरक डाल रहे हैं, कृत्रिम खाद डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो पर्याप्त मात्रा में उसको मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में उसको प्रकाश भी मिलेगा। नहीं तो मान लो खरपतवार पौधे ज़्यादा मात्रा में हैं तो हमने जो भी खाद वगैरह दिया है, हाँ, जल दिया है, तो उसमें क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी। मान लो एक प्रकार से झगड़ा होगा। एक प्रकार से खरपतवार कहेगा कि मैं सारा भोजन ग्रहण कर लूँ और मैं जो फसल है वो कहेगी मैं ले लूँ। और वास्तव में किसको मिलनी चाहिए? जो हमने फसल को बोई है उसी को खाद मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिलना चाहिए। लेकिन खरपतवारी जो पौधे होते हैं वो सारे क्या करते हैं? खा लेते हैं। एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती है, इनमें झगड़ा होता है ना। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। नहीं तो हमने जो हमारी जो फसल बोई है, जो काम की फसल है वो उसकी वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान रख। इस निराई क्यों करते हैं ये जो मैंने अभी आपको बता दिया है। थोड़ा और बता देता हूँ कि निराई करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि खरपतवार जो होते हैं पौधे होते हैं वो जल को, पोषक जो तत्व है, प्रकाश है, इनके बीच में क्या होगी? स्पर्धा होगी, जिससे फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, है ना। इसलिए उनको निराई के माध्यम से खरपतवार पादपों को हटाया जाता है। और दूसरी विधि कौन सी बताई मैंने?
रसायन वाली बताई मैंने 2,4-D अर्थात खरपतवार नाशी पदार्थों का क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे, जिससे खरपतवारी पौधे होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं अपन कटाई। कटाई क्या होती है ये देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, कि कटाई क्या होती है। जब किसान पूरे मन से पूरी कितनी मेहनत करके फसल बोता है, तब फसल जब पक जाती है, फसल पक जाने के बाद उसे क्या करता है, काटना। काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। समझ में आ गया ना। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई। ठीक है, अब कटाई भी अलग अलग किसान के पास में बहुत सारे औजार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं कि कटाई के दौरान या तो पौधों को वो खींच करके या उखाड़ लेता है, या अथवा उसे धरातल के पास से काट लेता है। ठीक है ना। तो एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। ठीक है ना। तो फसल को काटने के लिए आप दराती, एक चित्र आपको दिख रहा है, दराती के माध्यम से उसको काटा जा सकता है। ठीक है ना। या फसल को डायरेक्ट उखाड़ भी लेते हैं, या दराती के माध्यम उसके निचले वाले भाग से उसको काट लेते हैं। समझ में आया ना। दूसरा भी एक मशीन है जिसको कहते हैं हार्वेस्टर। ये क्या करता है, फसल को काटने का काम करता है। ठीक है ना। और एक अच्छा प्रश्न है कि थ्रेसिंग किसे कहते हैं, तो याद रखना अच्छा प्रश्न है। काटी गई फसल से बीज और दानों को भूसे से क्या करना, बीजों को या दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है ना। तो एक मशीन है, आपको नाम याद रखना, कॉम्बाइन मशीन, जो ये क्या करता है, फसल को काटता भी है और भूसे को अलग भी करता था। बीज अलग और अपने भूसा है वो अलग करता है। उस मशीन का नाम क्या है, कॉम्बाइन मशीन। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में आगे देखते हैं अपन। आपको हार्वेस्टर के बारे में बता दिया मैंने, थ्रेसर के बारे में। संयुक्त रूप दोनों का है, मतलब कटाई भी करता है और थ्रेसिंग बोलो तो भूसे को अलग भी करता है। कौन, कॉम्बाइन मशीन। समझ में आया ना। उसके बाद में छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, मतलब भूसे को वगैरह और जो अलग करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपके भंडारण। भंडारण में आपको जो बीज प्राप्त कर लिए, भूसे को आपने अलग कर लिया, अब उसको क्या करना है, भंडारण सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है कि बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करने के लिए साइलो होता है, उस साइलो के अंदर अनाजों को इकट्ठा करता है। आपको साइलो के बारे में भी आपको एक डायग्राम बता देते हैं। ये रहा आपका अनाज भंडारण हेतु साइलो, बड़े बड़े कोटियाँ होती है एक प्रकार से। ठीक है ना। तो इसमें कोई बीज है वो खराब होता नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको कि साइलो के अंदर बड़े पैमाने पर भंडारण है वो किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद अपने भी घर पे अपन 12 महीने के लिए अपने कोटियों के अंदर अनाज गेहूँ रखते हैं। तो रखने के लिए अपन भी कुछ सुरक्षा करते हैं। ठीक है ना। ऐसे तो रखते नहीं कोटियों के अंदर। तो हम भी क्या करते हैं, हम कुछ गोलियां अंदर डाल देते हैं ताकि सूक्ष्म जीव कीट वगैरह और गेहूँ खराब ना हो। नीम की पत्तियां भी रखते हैं, है ना। कोई राख भी अंदर रखते हैं, जिससे क्या होगा, जो बीज है वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको साइलो के बारे में बता दिया। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।